बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर बरकतें और फजीलतें आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हों। आज 24 दिसंबर है और इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसी सजावट का समय है, पूरी दुनिया को सजाया गया है, क्योंकि दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार को बड़े हमेशा की तरह बड़े जोश व खरोश से मनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो मुकम्मल आज़ादी के साथ यहाँ पे ये त्यौहार हमेशा मनाते हैं, और इसी तरह इस साल भी बाकायदा मतलब मॉल्स को, बाज़ारों को, घरों को सजाया गया इस त्यौहार को ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाने के लिए। हमने भी आज अपने प्रोग्राम में जो हमारे जो नाज़रीन हैं जो पूरा साल हमें देखते हैं, एक्चुअली हमारे बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं ऐसे जो हमारे मसीही भाई, तो उनकी खुशी में पूरे तरीके से शरीक होने के लिए हमने भी आज कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। तो मेरी जानिब से और मेरे इस प्रोग्राम की टीम की जानिब से, इस चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को, जितने मसीही बहन भाई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको हम क्रिसमस की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद पेश करते हैं। और जब क्रिसमस का दिन आता है तो हर पाकिस्तानी के लिए वो उसकी खुशियाँ जो हैं वो कई गुना बढ़ चुकी होती हैं, क्योंकि हमारे कायद, हमारे लीडर, और मतलब एक उन जैसी मिसाल किसी पाकिस्तानी के लिए किसी लीडर की नहीं हो सकती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका भी यौम विलादत है 25 दिसंबर। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इस हवाले से जब कायद आज़म क्रिसमस के दिनों में कायद आज़म के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी का जो एक गहरा ताल्लुक़ है वो कायद के साथ। उनकी बर्थडे हम उनको भी मनाएंगे और उनकी भी अच्छी बातों का याद करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो सबसे पहले मैं जिनका तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर शाहिद अनवर साहब। आप इंचार्ज हैं सेंट्रल ब्रुक्स चर्च के 74 गार्डन सदर के। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और सर हैप्पी क्रिसमस एंड थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू। और स्पेशली अब तक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आप अपने लोगों को याद करते हैं, और ये गुलदस्ता है जो आपने सजाया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश मोहब्बत आपकी। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये वैसे तो इनका जो तारुफ है वो बहुत बड़ा है। वो मतलब एक साबिक जज हैं, ठीक है, एडवोकेट हाई कोर्ट। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी एक मैच्योर किस्म के इंसान, मैच्योर तो हैं ये मगर नौजवान, जनाब शाहिद हुसैन सोमरो, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको देखने से पहले तक मेरे जहन में साबिक जज का जो तासुर है ना, वो कोई 50-60 साल की उम्र का था। हाँ, तो क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। एक तो क्रिसमस के हवाले से, और दूसरा कायद का बर्थडे भी है, तो हम इस हवाले से भी आज अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा शाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँगा मैं। मतलब ये जो तैयारियां हैं क्रिसमस के हवाले से, पाकिस्तान में जितनी आज़ादी के साथ मसीही बहन भाई जो है वो इस त्यौहार को मनाते हैं, इस बारे में मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने मुझसे बयान कीजिए। सबसे पहले जी मैं खुदावंद को शुक्र अदा करता हूँ, हम मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पर हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। और क्रिसमस क्योंकि सबके लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि क्राइस्ट इज़ फॉर एवरीवन, और क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, ना सिर्फ मसीहों से, दुनिया से मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उसमें मान हलाक न बल्कि हमेशा ज़िंदगी पाए। और क्राइस्ट फॉर एवरीवन, और क्रिसमस जो है ना सबके लिए है, और ये सेलिब्रेशन है, और खुदा का शुक्र है। ये हम बिफोर क्रिसमस हमारे 4 संडे होते हैं, उसे एडवेंट संडे कहते हैं। हम लोग यीशु की क्राइस्ट की सेकंड कमिंग की भी तैयारी करते हैं, और अभी क्योंकि क्रिसमस की है, क्रिसमस ईव है, तो इसको भी बड़ा अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ना सिर्फ डेकोरेशंस के साथ बल्कि फूड, फैमिली, फ्रेंड्स, और उसके साथ गिफ्ट्स की शेयरिंग है, क्योंकि क्रिसमस टाइम फॉर शेयरिंग। तो ये बड़ा खूबसूरत त्यौहार है, और मैं तो अक्सर कहता हूँ ये फूड फैमिली फंड के साथ साथ हमें उन लोगों की मदद करनी जो यकीनन इस वक्त
ज़रूरत है जिनकी हमें। हाँ, अच्छा, बच्चे बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें गिफ्ट मिलेगा, सेंटा आएंगे और आके हमें गिफ्ट दे के जाएंगे, है ना? तो आपके यहाँ भी अभी भी वो बच्चे इस तरह इंतज़ार करते हैं जी, या? इसमें कोई शक नहीं कि देखें, सेंटा का बिब्लिकल तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बिशप जो निकलस थे वो लोगों की मदद करते थे। उस वक्त बिशप का जो ड्रेस था, वो जो सेंटा का ड्रेस है, रेड और वाइट स्ट्रिप्स होते थे। और बताया जाता है इसकी दो राय हैं। पहली राय ये है कि वो आके गिफ्ट दे के चले आते थे बाहर। कुछ लोगों की राय है कि वो स्टॉकिंग जो होती है, क्रिसमस स्टॉकिंग, उसमें वो पैसे रखते थे ताकि लोग अपने बच्चों को ना बेचें। उस इतनी गुर्बत थी कि लोग बच्चों को बेच रहे थे, तो वो उनको स्लेवरी बचाने के लिए वो उन लोगों की मदद करते थे। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से चला है। और आज भी क्रिसमस के वक्त मैं बता रहा हूँ कि दिल खोल के लोग मदद करते हैं। तो इस महंगाई के दौर में आज भी बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ मिलते हैं, और लोग इंतजार करते हैं क्रिसमस का। तो और हमने तो बहुत इंजॉय करते हैं। और मैं फिर कैसे कह रहा हूँ कि दिसंबर ऑनवर्ड, नवंबर के मिड से शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम। सही। सर, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो शाहिद साहब से भी बात करते हैं। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस के हवाले से, और ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म डे के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर शाहिद अनवर साहब और साबिक जज शाहिद हुसैन सोमरू। शाहिद साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करने, क्योंकि आपके लिए जो है वो एक और चीज़ भी कॉमन है, वो ये है कि आप एडवोकेट भी हैं और उनका भी जो शोबा है वो यही था। अपने कायद के हवाले से बात करते हैं। शायद साहब, मुझे बताइए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जब जिक्र सुनते हैं तो वो एक कैसे लीडर का, एक कैसे मतलब स्टूडेंट का, एक कैसे वकील का जो है वो आपके जहन में एक ख्याल आता है? देखें जी, सबसे पहले तो फ़हीम साहब आपका शुक्रिया, और मैं हैप्पी क्रिसमस कहूँगा सर हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, उनको मुबारकबाद हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए, हम एज ए मुस्लिम हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, और एज ए वकील और एज ए लीडर और एज ए पॉलिटिशियन और एक कामयाब इंसान को अगर हम देखते हैं तो फिर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो है कायद-ए-आज़म के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। जिस तरीके से उन्होंने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद वो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स के बाद किस तरीके से कि आज जो असेंबली में अगर आप देखेंगे तो कोई बिल पास कराने में अपोजिशन और हुकूमत कितना आपस में लड़ते हैं कि वो मछली मार्केट बन जाता है। मगर पाकिस्तान आज़ाद करवाया कायद-ए-आज़म ने, मुल्क हासिल किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। एक वो इतने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का जन्म करवाया इन्होंने, और पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, और पाकिस्तान हमारा 1947 में आज़ाद हुआ। वो कायद-ए-आज़म को ही क्रेडिट जाता है कि बग़ैर किसी तशद्दुद के, बग़ैर किसी इश्यूज़ के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्यारा पाकिस्तान मिल गया 1947 में। कायद-ए-आज़म एज़ ए लीडर बहुत ही ग्रेट लीडर थे। कायद-ए-आज़म का सियासी ज़िंदगी का जो शुरुआत थी वो तो 1906 से थी। 1906 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, मगर फिर 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहा है, तो फिर उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और मुस्लिम लीग के फिर 1916 में सदर भी बन गए, और फिर उन्होंने एक जद्दोजहद चलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं जहां हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं वो एक आज़ादी से रहते हैं, और एक पैगाम देते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कि पाकिस्तान में सब कम्युनिटी के दोस्त, सब कम्युनिटी के लोग
बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे से अच्छे भाईचारे के रिलेशन साथ, रवादारी के साथ रवादारी के बिल्कुल साथ रह रहते सकते हैं हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। कहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं। ये बड़ी एक अजीम बात है और बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम सब, हमारा सबसे पहला जो रिश्ता इस ज़मीन के साथ है वो पाकिस्तान का रिश्ता है। तो हम सब अपने आप को अगर पाकिस्तानी कंसिडर करें, इस ज़मीन के साथ, इस ममलिकत के साथ अगर अपनी मोहब्बत इस तरह रखें तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। ये भी जिन्ना के अल्फाज। जनाब पास्टर शाहिद अनवर साहब, आप बहसियत पाकिस्तानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जब जिक्र सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, और इसकी वजह ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम जो लोग अपने रूट से दूर जाते हैं वो कभी हर ही नहीं रह सकते। और हमारे बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए और हम भी यहाँ पर, तो ये हमारे बाप दादा की चॉइस थी। क्योंकि कायद आज़म के जो दोस्त थे SP सिंघा सिंह, जिनका वोट कास्टिंग वोट था पाकिस्तान की तश्कील में हमारे बुज़ुर्गों का, तो उन्होंने किसी सोच समझ के पाकिस्तान को चुना और कायद आज़म की मोहब्बत में चुना। तो आज हम बड़े उससे कहते हैं कि हम भी उसी तरह ओन करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम पाकिस्तानी और ये हम प्राउड फील करते हैं कि हमें खुदा ने यहाँ पर रखा है। क्योंकि क्रिसमस की बात भी चल रही है, क्रिसमस में क्राइस्ट का जो नाम दिया गया तो अमैनुअल, गॉड विद अस। मैं समझता हूँ अगर खुदा मेरे और आपके साथ है तब ये मुल्क हमारे लिए बाबरकत है, और हमें खुदा ने यहाँ रखा हुआ है ताकि हम इसके लिए बरकत बने। तो ये बरकतों का मैं समझता हूँ दिन है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लोग कहते नहीं गांधी, मैं बोलता हूँ कायद आज़म वन ऑफ द बेस्ट लीडर जिन्होंने बगैर तशद्दुद के उस काम को किया जो शायद बहुत मुश्किल था, लोगों की सोच में नहीं हो सकता था। और ये उनकी दोस्ती थी कि उनके कहने पर लोगों ने पाकिस्तान के को वोट किया, उस सियासी मैदान को जीता, तो और ये मुल्क पाकिस्तान का ये तश्कील हुई। ज़बरदस्त। अच्छा शायद साहब, आज क्रिसमस के दिन के हवाले से बात हो रही है, वतन अजीज़ के हवाले से बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि हम अभी जब वक्फे के बाद वापस आएँ तो हम इस हवाले से भी बात करें कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ह्यूमैनिटी के हवाले से और एक सोसाइटी में रहने के अमन और पीस के हवाले से क्या क्या तालीमात हैं, कुछ वो भी, उसका भी एक थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर शेयर करें। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर शाहिद अनवर साहब और साबिक जज शाहिद हुसैन सोमरो। अच्छा शाहिद साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का अगर हम एज़ अ ग्रेट लीडर उनके बारे में बात करें तो उनकी ऐसी वो कौन सी खूबियाँ थी जो आपको लगता है कि इन खूबियों की वजह से वो एक ग्रेट लीडर थे? देखें सर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1913 में जब वो 1906 में जब उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस को, और कांग्रेस को देखा कि कांग्रेस में हिंदुओं के लिए वो काम कर रही है, तो ये कायद आज़म का विजन ही था, कायद आज़म की सोच ही थी कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम काम करें और मुसलमानों को एक अलग मुल्क हम दें, जिसके तहत जो है ना वो 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और उनकी जो उनका वो जो एक लगन था काम से या सियासत से या अपने लोगों से, वो 3 साल के अंदर अंदर जो है ना उनको सदारत पे लेके आए कि 1916 में जो है ना वो सदर भी बन गए। तो ये कायद आज़म की लीडरशिप ही थी। और कायद आज़म की लीडरशिप का इससे बड़ा कौन सा मिसाल दें कि उन्होंने मुल्क आज़ाद कराया बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी मसले के। और एज़ अगर हम कानूनदान कहें तो कायद आज़म के बहुत सारे किस्से जो है ना मशहूर हैं एज़ अ कानूनदान पे, कि कितने वो बड़े वकील थे और किस तरह जो है ना वो केस लड़ते थे। एक दफ़ा हैं तो बहुत बड़े किस्से, मगर एक दफ़ा एक ट्रेन में
वो जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास में चले गए, तो वहाँ पे एक औरत थी, वो भी आ गई और औरत ने सोचा कि मैं अब इनको ब्लैकमेल करती हूँ। तो कायदे आज़म को कहा कि मुझे आप 1000 रुपये दें वरना मैं ये ट्रेन का ब्रेक दबाऊँगी और कहूँगी कि ये मुझे जो है ना वो तंग कर रहे हैं। तो कायदे आज़म ने हरास करने की कोशिश की। तो बेसिकली कायदे आज़म ने सोचा कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी एतबार नहीं करेगा कि मुझे मैं इनको हरास कर रहा हूँ या मुझे। तो कायदे आज़म ने ऐसा फील कराया कि जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे और वो बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल डम है। तो उन्होंने कायदे आज़म ने क्या किया कि उनको लिख के दिया पेपर पे कि मैं सुन नहीं सकता और मुझे जो भी आपको कहना है लिख के दे दें। अब उस लड़की ने भी क्या किया कि वो पेन और पेपर पे लिख के दे दिया कि आई नीड 1000 अदरवाइज आई विल पुश दी बटन ऑफ ब्रेक एंड क्राई। तो जब उन्होंने लिखत में दे दिया तो कायदे आज़म उठ के खुद ही उन्होंने ब्रेक दबा दी और जब लोग आ गए तो उन्होंने वही पर्ची उनकी जो है ना वो उसको पुलिस वालों को दिखा दी और उनको गिरफ्तार करा दिया। तो ये बेसिकली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है ना इस तरह के अक्लमंद थे और इस तरह बहुत अच्छे लीडर भी थे, बहुत अच्छे कानूनदान भी थे। एक और किस्सा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब कोर्ट में एक कोर्ट में गए तो वहाँ पर इतना रश था कि उस टाइम के मेयर उसी अदालत में बैठे हुए थे। अच्छा। और वो वकला की कोर्ट में कभी आपका अगर आना हो ना तो कभी भी अल्लाह ना करे मगर आपकी नहीं मोहब्बत में आ जाएंगे। काम के लिए भी होता है कि सर आप जो है ना कोई सिंध के लिए कोई काम करें, कोई पिटीशन फाइल करें, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ काम करें, तो एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट एज ए आप राइट्स के लिए भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ केस हो। तो होता ये है कि तासुर तो यही है, कहते हो कि मतलब ये कोर्ट अस्पताल में ना जाए से जो है ना वो दूर ही रहा जाए, मगर यस इतना दूर रहेंगे तो फिर सही काम के लिए भी राइट्स के लिए तो देखें ना आप जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे कोर्ट का, तब तक जो है ना आप देख रहे हैं कि राइट्स आपको मुश्किल ही मिलते हैं यहाँ पे। तो खैर हुआ यूं कि वो फ्रंट सीट जो होती है ना 1-2 लाइनें वो वकला के लिए होती हैं। तो उस टाइम के मेयर वहाँ बैठे हुए थे वकील के सीट पे। जैसे ही कायदे आज़म अंदर गए तो देखा कि कोई सीट ही नहीं है मेरे बैठने की। तो कायदे आज़म ने उनको कहा, रीडर को कहा कि ये आप इनको उठाएं और ये वकला की सीट है और वकील ही बैठेंगे। तो अब वो रीडर, आपको पता है कि एक मेयर उस ज़माने में कोई भी मेयर बहुत बड़ी, आज भी मेयर की बहुत बड़ी हैसियत है, तो वो कैसे उनको उठाएं। तो उन्होंने वो थोड़े से रिलक्टेंट हो गए कि भाई मैं तो नहीं उठाऊंगा। तो उनको रीडर को बोला कि अगर आप नहीं उठाएंगे तो मैं जज साहब को बोलूँगा कि मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो खैर उन्होंने उनको उठा दिया और कायदे आज़म साहब जो है ना बैठ गए और मेयर साहब खड़े हो गए। तो वो मेयर, मकसद एक मेयर को आप उठा के खड़ा कर दें कोर्ट में। तो मेयर ने 2-4 दिनों के बाद कायदे आज़म को ही बुला के और उनको जो है ना वहाँ केसेस दिए अपने पूरी जो भी वो कॉरपोरेशन में थे। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ये पॉजिटिवनेस है कि वो किसी के भी उसमें नहीं दबते हैं कि भाई ये मेयर है तो ठीक है ये खड़े रहें और मैं ये बैठे रहें और मैं खड़ा रहूं। तो ये भी एक कायदे आज़म का पॉजिटिव है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा शायद साहब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मतलब उनकी जितने स्पीचेस हैं और जो, क्योंकि उनसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही मोहब्बत करते थे, उनसे इस खित्ते में रहने वाला हर इंसान मोहब्बत करता है, चाहे उसका किसी भी मज़हब और फिरके से ताल्लुक़। तो जो मसीही जो तबका था उनकी जानिब से कायदे आज़म के साथ जो है वो कैसा वो था, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत खुदाम को शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस चर्च में पहले था, CMS चर्च था, CMS स्कूल में उनकी इब्तदाई तालीम, मेरे पास उनके रिटन लेटर्स मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने थैंक्स के लेटर लिखे थे और मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद उनकी इब्तदाई तालीम, क्योंकि हमारे स्कूल CMS स्कूल में हुई, और ये फ़ख्र है मेरे लिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं उस स्कूल का इंचार्ज रहा हूँ 11 साल उस चर्च का। और सबसे बढ़कर ये कि मैंने जैसे जिक्र किया कि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी और हर किसी से मुलाकात अच्छी होती थी। जिसमें जिक्र कर रहा हूँ SP सिंघा साहब का, तो उनके दोस्त थे, उनके दोस्ती की कहने पर ये जो वोट कास्ट किया गया, कास्टिंग वोट दिया गया, वो इनके कहने पे दिया गया। और इनकी दोस्ती जो ये वाकई में दोस्तों के दोस्त थे, नहायत इंटेलेक्चुअल। जहाँ मैं वो लोग जिक्र करते हैं तो कायदे आज़म को जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हम उस खित्ते, इस मुल्क के वफादार हैं और हम उनको एज ए लीडर मानते हैं। उनकी स्पीचेस 11 आप जानते हैं 11 अगस्त वाली कि एवरीबॉडी इज़ फ्री टू गो एवरीवेयर,
तो ये उनका बहुत बड़ापन था और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इसी फ़िज़ा में मुल्क पाकिस्तान बनाए। अच्छा, माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी उन्होंने अपने स्पीचेस में ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनको मुकम्मल वही सारे इख्तियारात और हुकूक हासिल हैं जो किसी दूसरे शख्स को हासिल हैं, और मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ अपनी सारी जितनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इस जी, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने इस बात को और इसी वजह से पाकिस्तान वजूद में है। जैसे मैंने कहा जी, हमारे जो बुज़ुर्गों ने अपनी राय दी और हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं मुल्क पाकिस्तान में। और जैसे मैंने कहा जी, मुल्क पाकिस्तान इसलिए कि हम उसकी विटनेस हैं और ये हम सब मिलकर एक गुलदस्ता है मुल्क पाकिस्तान में। एक फूल आप हैं, एक फूल मैं हूँ, ताकि मिलकर गुलदस्ता बनाए, तो ताकि खूबसूरती इसमें नज़र आए। अच्छा, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब किस तरह उनसे अगर कोई बात करना चाहें आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि आपको पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी इस वक्त जो है वो हमारे मसीही बहन भाई भी देख रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, मतलब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? और देखिए, इसमें शक नहीं कि पूरे दुनिया में हालात एक तो जंगो जदल के प्लस कोरोना की वजह से, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, और जो क्राइस्ट का आना है वो उम्मीद है, वो पीस है, उसको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस। तो अमन की फाख्ता ज़ख्मी ज़रूर है लेकिन मरी नहीं है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा इसको लेके चलें, और उसका पैगाम ये था मोहब्बत। अगर मोहब्बत मैं और आप नहीं कर सकते तो फिर मेरी और आपकी लाइफ लिमिटेड है। इस लिमिटेड लाइफ में हम क्या लेके जाएं? क्यों ना मोहब्बत बांटे ताकि लोग हमें याद रखें। और यही क्रिसमस का वो है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये शो किया, क्राइस्ट ने ज़िंदगी में शो किया मोहब्बत बांटना, और वो खुद ज़मीन पर आया। ये बड़ा दिन है मेरे और आपके लिए। बेशक। और ये बड़ा दिन है, इसलिए हम इसको बड़ा दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ये मोहब्बतों का और बांटने का दिन है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को गिफ्ट दें, क्योंकि उनको मायूसी ना दिखाएं कि जी ये हो गया। हमने तो स्पेशली रिक्वेस्ट की कि अगर किसी बच्चे के पास क्रिसमस के कपड़े नहीं है, लेट नो। हम कोई व्हाट्सएप तस्वीर नहीं खींचना चाहते, कोई मीडिया पर डालना, हम चाहते हैं उनको ना पता चले कि क्रिसमस नहीं है, उनको पता चले क्रिसमस है। अच्छी बात। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे से जब वापस आते हैं तो मज़ीद इसी तरह बातचीत का सिलसिला अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत, मतलब क्रिसमस के हवाले से, जीसस क्राइस्ट के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, पादरी शाहिद अनवर साहब हैं और जनाब शाहिद हुसैन सोमरो साहब। अच्छा, आप क़ायद-ए-आज़म की जो तालीमात हैं और उनको सामने रखते हुए और अवाम को जब आप देखते हैं, या हमारे यहाँ आज के जो जो सियासी माहौल को देखते हैं, तो आपका उस वक्त आप क्या चाहते हैं कि कैसा सारा ये सब कुछ होना चाहिए? तो वो जो आपके ख्यालात हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आज देखिए फ़हीम साहब, अगर हम ओवरऑल रेशो देखेंगे, एजुकेशन का, लिटरेसी रेट देखेंगे, तो हम बहुत ही पीछे हैं। और हमें दुनिया से कॉम्पीट करना है। हमें दुनिया में हम जब मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार एजुकेशन, अभी मैं लास्ट 2 महीने पहले मैं टर्की में था, तो एक जगह से मैं गुज़र रहा था, तो वहाँ एक लिखा हुआ था टर्किश कल्चर यूनिवर्सिटी। इवन के दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मकसद टर्की में भी एक उनके कल्चर पे भी यूनिवर्सिटी है। और हमारे यहाँ जो है ना, वो हमारा जो कल्चर है वो पढ़ाया ही नहीं जाता।
हमें जो है ना, हम जो दूसरी हमारी एजुकेशन है कि लोगों ने जहाज़ बना लिए हैं, लोगों ने अपनी ये आप देखें सोशल मीडिया किस तरह क्रिएट कर दिया, किस तरह जो है ना वो लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ऑन द कंट्ररी हमारे पास जो है ना ये एक तो लोग तालीमात पे इतना जाते नहीं हैं, एजुकेशन लेते नहीं, और दूसरा मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा और ये उनको ही होना करना चाहिए कि भाई इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप रखें, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप लोगों को दो, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है। बीइंग पाकिस्तानी हमारा राइट ऑफ एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि एक बुनियादी हुकूक होते हैं ना। हर पाकिस्तानी शहरी को आप जो है ना वो फ्री एजुकेशन देंगे, मगर हमारे यहाँ देखें कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था और लीडिंग न्यूज़पेपर्स में खबर थी कि सिंध में 5000 स्कूल बंद करने का गवर्नमेंट ने सोच लिया। वैसे दुनिया स्कूल खोलने की तरफ जा रही है उनको, और हम जो है ना 5000 स्कूल बंद करने की तरफ। जब मैंने थोड़ा सा मालूमात की तो मुझे पता चला कि जी ये वो स्कूल हैं जो लोगों की वडेरों की औताकें बनी हुई हैं, ये वो स्कूल हैं जो चल नहीं रहे हैं, या ये वो स्कूल हैं जिसमें लोग तनख्वाह तो है उनको मिल रही है मगर वो टीचर्स जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अब उनको फाल करे, बजाय कि भाई हम कहें कि यार हमारे यहाँ एजुकेशन तो लिटरेसी रेट पहले ही ख़राब है, उल्टा हम जो है ना कह रहे हैं कि भाई ये स्कूल बंद कर दो। नहीं करें ऐसे भाई, आप उनको फाल करने की कोशिश करें। हाँ, आप ये ज़रूर करें कि उनको मिलाएं आपस में, उनको साथ करें। तो इसी तरह मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तालीमात को देखा, और हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है कि हम शुरू में ही जो है ना, सियासतदान का बेटा है ना, तो शुरू में ही मैट्रिक पास करेगा और सियासत में लग जाएगा। और ऐसे माजरत के साथ ऐसे बहुत सारे MPs आज भी असेंबली में बैठे हैं, जब वो करते हैं लेजिस्लेशन असेंबली में, जब वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया के दोस्त जब उनसे पूछते हैं कि भाई लेजिस्लेशन की स्पेलिंग बताएं तो वो नहीं आती है उनको, और वो हमारा जो है ना मुस्तकबिल सेट कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, क्योंकि आप राइट्स लोगों के लिए ही आप असेंबली में जा रहे हैं। तो आप असेंबली में जब तक आपको कानून साजी का पता नहीं होगा, जब तक आपको खुद को इल्म नहीं होगा, आप दूसरों के लिए क्या देंगे। और फिर पाकिस्तान के लिए हम अच्छा ही साबित करेंगे अगर हम अच्छी से अच्छी तालीमात हासिल करेंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, और कायदे आज़म की अगर लेगेसी को फॉलो करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना पहले शुरुआती तालीम बम्बई से ली, फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम में गए, फिर उन्होंने इवन के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी उम्र में शादी हुई थी, तो बार भी उन्होंने बाद में किया। 19 साल की एज में वो बैरिस्टर बने, बाहर भी गए, वो तालीम हासिल करने बाहर चले गए। 1995 में जो है ना वो बैरिस्टर बने, और उससे पहले उनकी शादी हो गई थी। तो किस तरह उन्होंने एजुकेशन हासिल की, फिर एजुकेशन हासिल करने के बाद वो पॉलिटिक्स में आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि बस अगर सियासतदान का बेटा है तो दूसरे दिन सियासत में चला गया, वो पॉलिटिक्स में आते हैं। और पॉलिटिक्स की अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन है तो फिर BA कर लिया जाए या करवा लिया जाएगा ना कुछ। यहाँ तो सर 90% जो है ना असेंबली में आज भी लोग जो है ना वही करवाने वाले बैठे हुए हैं, कर लिया जाए वाले नहीं बैठे हुए। अच्छा, और ये बड़ा दुख होता है फ़हीम साहब, रियली मैं तो बड़ा हर्ट होता हूँ इस चीज़ से कि यार हम वोट देते हैं, हमारे सिंध का नसीब कितना इन लोगों के हाथ में है, और ये लोग जो है ना अपनी अयाशियों में होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है लेजिस्लेशन क्या चीज़ है, कानून साजी क्या चीज़ है, राइट्स क्या चीज़ है, कोई डिस्कस नहीं होता है। डिस्कस होता है इनके अपने प्रिविलेज के, सर मेरी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, डिस्कस होता है कि सर ये फ़लाँ चीज़ जो है ना इतनी बड़ी गाड़ी हो जाए, डिस्कस होता है कि भाई मेंबर पार्लियामेंट असेंबली को जो है ना वो फ्यूल ज़्यादा मिल जाए, ये चीज़ें डिस्कस होती है। और भाई कानून साजी करें, आप लोगों के लिए राइट्स की बात करें, जहाँ पानी नहीं है पानी फराहम की बात करें। तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर हम कायदे आज़म की लेगेसी को फॉलो करें, या कायदे आज़म की लाइफ को ही हम देखें कि किस तरह उन्होंने किससे कैसी एजुकेशन हासिल की, वो अगर हम में आ जाए, पाकिस्तानियों में और खुद सिंध में आ जाए, तो फिर कमाल हो जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो एक आम आदमी है ना, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ और है, उस शख्स के बारे में जो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है ईवान में बैठा हुआ है ना, क्योंकि वो जो ईवान में बैठ के बात करे वो उस तरह सोच ही नहीं रहा जिस तरह वो उसका वोटर सोच रहा है उसका, है ना। तो ये एक कुछ थोड़ी बहुत वोटर्स की भी गलती है सर, ऐसे ही दे देते हैं वोट। भाई आप सही वोट दें ना, जिसको आप सही समझते हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स खड़ा होगा, उनको 5000 वोट भी नहीं मिलेगा। ऑन द कंट्री सरदार वडेरा फलां टिमका चौधरी फलां चीज़ वो खड़ा होगा, तो आप देखेंगे
50-50 इस दफा वैसे काफी सोच के लोगों ने वोट किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। अच्छा जी, शाहिद साहब, तालीम के हवाले से अगर बात कर रहे हैं ना अभी शाहिद साहब, तो मैं आपको बताऊं कि तालीम के शोबे में जितना कंट्रीब्यूशन क्रिश्चियन कम्युनिटी का, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं और नज़र आता है। जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उन्होंने हमेशा एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की है, और उन स्कूलों से निकले हुए कामयाब लोग जो हैं वो मतलब इतनी बड़ी तादाद में है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बनने का। तो सर, इसके लिए पूरी कम्युनिटी का, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में ये एक अच्छा चेंज है। बट इसी के साथ साथ मुझे जो हमारे मसीही जो बरादरी के जो बच्चे हैं जो तालीम से महरूम हैं, ज़ाहिर सी बात है गुर्बत पूरे पाकिस्तान में है, और कुछ मसीही बरादरी में जब देखने को मिलता है इन आबादियों में तो बड़ा दुख भी होता है। तो वो बच्चे जो हैं वो तालीम से क्यों महरूम है? सबसे ज़्यादा अच्छी तालीम की ज़रूरत उन बच्चों को भी तो है। आपका बहुत अच्छा ये सवाल भी है, और एक थैंक यू वेरी मच, आपने इस बात को इंकरेज किया। लेकिन पहले इस बात को क्लियर कर लें कि देखें, जो हमारी कम्युनिटी ने ना एजुकेशन को बिजनेस से बनाया है। आज भी हमारी हाईएस्ट जो फीस है वो 3,000 और 3,600 ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर जो इंस्टीट्यूट जो अभी खुल गए हैं, जिनकी ब्रांचेस 8-9 ब्रांचेस यहाँ देखते हैं हम लोग जी, 20-25 हज़ार रुपये फीस है उनकी जी। और प्लस बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पर हमें 8 से 9 लाख मंथली हम लोग उनकी फीसिस में रायत करते हैं, ब्रांडेड। ठीक है, ये मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ओके, अभी इन्होंने बात की 5,000 स्कूल बंद हो रहे हैं सिंध में, तो मैं बोलता हूँ अगर उन स्कूलों में से हमें भी कोई चांस दे दे तो हमें हमको कॉप कर लेते हैं। तो अगर आपके तवज्जुह से हमें मिल जाए तो हम उनको कॉप करते हैं। रहा ये सर, देखें, एक स्कूल की एक लिमिट होती है, प्लस हमने अपनी वो भी देने। मैं फिर कह रहा हूँ बिजनेस नहीं बनाते। हमारी ख्वाहिश होती है, अभी भी है, कि हमारे हर चर्च के साथ स्कूल हो, ताकि हम बच्चों की मदद, और चर्च मदद करता है अपने बच्चों की। हर चर्च अपने स्कूल के उन नादारों की मदद करता है जो ज़रूरतमंद होते हैं फैमिलीज़ की, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। सर ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ, और आपको एक दफ़ा फिर से जो है वो क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों, और मेरी दुआ है कि ये आने वाले साल जो हैं आपके लिए कामयाबियों के साल और खुशियों के साल हों। शाहिद साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला। एक वकील के लिए सुबह सुबह जो है यहाँ पे आना बड़ा एक वाकई हैसियत रखता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, और हम इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो बात करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम क्रिसमस के हवाले से बात कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम कायद-ए-आज़म डे के हवाले से भी बात कर रहे हैं। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज उनका बर्थडे भी है। और वक्फे से पहले जैसे हमारे साथ पास्टर शाहिद अनवर और एडवोकेट शाहिद हुसैन सोमरो मौजूद थे, हमने इसी हवाले से उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखा है। अभी वक्फे के बाद हमें कुछ और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूं कि इनका भी तारुफ करवाया जाए। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा आज जो क्रिसमस के हवाले से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर सुनील पतरस साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और एडवांस हैप्पी क्रिसमस। विश यू द सेम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं आज, ये हम सब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे भाई ये ऐसे नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम। सच्ची तबीयत ठीक ठाक? अल्लाह पाक का एहसान। आज मैंने आपको मौलवी कहा है ना, तो मेरे पता नहीं क्यों मैं मिस कर रहा हूँ आपके कुछ गेटअप कुछ और होना चाहिए था आपका।
देखिए, मौलवी जो है वो बहुत बड़ा खिताब है। जैसे क्रिश्चियन बिरादरी में पादरी, प्रीस्ट, पोप, अच्छा ये बड़ी इज्जत की बात होती है। और मैं समझता हूँ कि मौलवी जो हमारे, क्योंकि मेरा नाम जो है वो शिकारपुर में उस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले जब मुसलमान की पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो उस टाइम पे मेरे परदादा ने वहाँ पे मस्जिद बनाई थी, इस्लाम की खिदमत की थी। तो वहाँ पे लोग उनको कहते थे मौलवी साहब, यानी ये उनको। और फिर ये होता था कि एक ये वाक़या हुआ था कि मेरे परदादा को किसी ने कहा था कि मौलवी साहब तो मर जाएंगे, फिर मुसलमान कम होंगे। तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मेरी जो औलाद होगी उसके नाम के आगे मैं मौलवी रखूँगा, ताकि आपको याद रहे कि मौलवी जो है वो हर जगह जिंदा रहेगा और दीन को फैलाता रहेगा। यानी कि मौलवी होने के लिए लाजमी नहीं है कि दाढ़ी हो। देखिए, बात यह है कि दाढ़ी जो हमारी सुन्नत है, हाँ। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर मैं उस काबिल बनूं, अगर मैं अच्छा इंसान बनूं, अच्छा मुसलमान बनूं, तब मैं उसके मेरा रिवॉर्ड है। क्या बात, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, तो जब तक कि हाँ। उस लायक तो बन जाऊं, इंशाल्लाह अगर लायक बना तो दाढ़ी भी रखूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा जी, आज हमने बातें करनी है अपने मेहमानों से, बड़ी मजे की। तो जी दोस्तों, अच्छा क्रिसमस हमारे यहाँ कैसे मनाई जाती है ये तो आप सब जानते ही हैं। हमारे मॉल्स जो हैं वो सजे होते हैं, हमारे जो बाज़ार हैं वो सजे होते हैं, और स्कूल्स में भी बाकायदा जो है वो क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम्स जो है वो किए जाते हैं, और घरों में भी क्रिसमस को जो है मनाया जा रहा होता है। हमारे जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो भी हमने सजाए होते हैं क्रिसमस की खुशियों के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा सुनील पतरस साहब से पूछा जाए कि आपको और आपके घरों में क्या एक्साइटमेंट्स हैं, ज़रा वो भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ओवरऑल दुनिया भर में चूँकि ये एक ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारे मुल्क में इसकी एक अपनी इनफरादियत है। ख़ास तौर पर जो कम्युनिटी के सारे लोग हैं, दीगर दोस्त अहबाब, इवन अदर कम्युनिटीज़, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू दोस्त, सारे लोग मिलकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास जो एक इसमें बात है, आई बिलीव, आई वुड लाइक टू शेयर, ये जो वर्ड है क्राइस्ट मास, क्राइस्ट का मतलब है मिज़ाया, यानी वो जो मसा किया हुआ है, और मास इबादत के तौर पर हम ये इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। तो गोया ये इसमें जो बुनियादी बात है, सारी खुशी में इंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन इज़ देयर, बट आपको एक रूहानी तौर पर तैयारी में ज़रूर रहना है। और एडवेंट सीज़न जो हम स्टार्ट करते हैं, ये 4 इतवार होते हैं, और 5वां इतवार यानी जो संडे होता है वो क्रिसमस का होता है। लेकिन इन चारों से भी पहले एक और संडे होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्राइस्ट द किंग संडे। उसको सेलिब्रेट करने के बाद फिर ये हम जो सेलिब्रेशन 25 से स्टार्ट करते हैं बाकायदा, यानी पहले तैयारी है और 25 से मेन सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं, और ये तकरीबन 12 दिन का सिलसिला है। अच्छा, ईद ज़हूर तक ये चलता है। जी जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, क्रिश्चियनिटी के हवाले से कोई मतलब ऐसे वो अमन का जो पैगाम है, मैं चाहता हूँ वो भी आज के दिन आप शेयर करें। जी, एक तो मैं और आप कभी गौर करें कि पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसला क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है? अमन की। अमन की। और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराना इशू है इंसानियत का। मसीह यस्सु की जो विलादत है, इनकारनेशन है, तजस्सुम है, उसके बारे में जो पेश गोइयाँ हैं, पेशीन गोइयाँ हैं, वो ये है कि वो सुलह और सलामती का शहजादा होगा। और उनकी ज़ात का जो फ़लसफ़ा है वो असल में यही है। हमारे यहाँ बाइबल में एक आयत है, दूसरे को अपने से बेहतर जानो। अच्छा, दूसरे को अपने से बेहतर जानो। अच्छा, हमारी लड़ाई कहाँ पर है? ओवरऑल हम दूसरे को कमतर जानते हैं। यस, दिस इज वेयर वी फाइट। कहते हैं कि मेरे वर्ग है कोई नहीं। या दिस इज वेयर वी फाइट। तो ये ओवरऑल जो इंसानियत का प्रॉब्लम है, उसके लिए खुदा ने जो इंतज़ाम किया, मसीह यस्सु को दुनिया में भेजा, और उनकी विलादत को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस के मौका पर, तो मुझे और आपको जिस बात को याद रखना है, एक और, चूँकि आज हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत दफ़ा ये बात हाईलाइट की जाती है
कि गांधी जी ने मसीह यस्सु के फलसफे को फॉलो किया, लड़ाई नहीं की, मुल्क आज़ाद कराया। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की सारी स्ट्रगल को। उनके यहाँ भी कोई लड़ाइयाँ, झगड़े और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है सारी। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, और बगैर तसादुम के उन्होंने भी हमें मुल्क आज़ाद करके दिया। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, पॉइंट इसमें यह है कि जो फिलॉसफी ऑफ क्राइस्ट है वो ये है कि बगैर लड़े भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हो सकता है, लेकिन वी नीड टू नो हाउ टू डिफर वेल, इख्तलाफ राय के जो आदाब है। तो ओवरऑल क्रिसमस का जो मैसेज है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करें। बिल्कुल सही। और ये जो आप कितनी खूबसूरत बात आज आप सुबह सुबह बताई, मैं कहूँगा कि इस पूरे इस घंटे का जो हासिल है ना, वो यही है कि दूसरे को अपने से बरतर जाने, बेहतर जाने। वाकई है, वाकई बड़ी अच्छी बात है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो नदीम मौलवी साहब से हमने ज़रा बड़ी मज़ेदार किस्म की और काम की बातें जो है वो करनी। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस के हवाले से और बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुनील पतरस साहब और नदीम मौलवी साहब। अच्छा नदीम भाई, वक्त से पहले हमने क्रिसमस के हवाले से बात की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करें, उनकी विलादत के हवाले से उनकी कोशिशों को सारा अगर अपने जहन में लाएं, तो आप इस वक्त जिस पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको लगता है कि यही वो पाकिस्तान है जिसका हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून बहाया, कुर्बानियाँ दी हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, कायद-ए-आज़म अ ग्रेटेस्ट पर्सन मैं कहूँगा एज अ पॉलिटिशियन। उनसे बड़ा पॉलिटिशियन आज तक दुनिया में हमने नहीं ना देखा। है ना था। अब हम जिस कौम से हमारा ताल्लुक है, जो हमारे लीडर है कायद-ए-आज़म की ग्रेटनेस में आपको बताऊं, अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें और उसके बारे में मालूमात हासिल करें, आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। अच्छा। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं अक्सर बच्चों को जब पढ़ाने जाता हूँ या अपने शोज करता हूँ, एक अल्फाज कहता हूँ, नज़र से नहीं नज़रिए से देखिए। आपको पता है, ये मैंने कायद-ए-आज़म से सीखा। कायद-ए-आज़म नज़रिए से देखते थे। नज़र से तो सारी दुनिया देखती है, मगर वो देखने में और कायद-ए-आज़म के देखने में फ़र्क था। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब झगड़े हो रहे थे, कायद-ए-आज़म का नज़रिया था। 1940 1940 में जब रेजोल्यूशन के पास हुआ और ये सब, तो कायद-ए-आज़म का नज़रिया क्या था? ये था कि जनाब के हर मज़हब को हक है कि वो अपने मुताबिक उनके लोग अपने मज़हब के त्यौहार, अपनी मज़हब की इबादतें कर सके। हिंदुस्तान में उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा देखिए, हमारा डिफरेंस ये है कि आप हमें जो है ना, मुसलमानों को अलग मुल्क इसलिए दें कि ये टू डिफरेंट नेशन है, टू डिफरेंट थियरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि ऐसा मुल्क हो जहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पे इजाज़त मिले। और उसी को बेस बना के जो सबसे पहला जो स्पीच कायद-ए-आज़म ने किया 1947 जब पाकिस्तान हासिल कर लिया, उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर मैं तमाम लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा, तमाम लोगों को इजाज़त दूंगा कि वो अपने मज़हब के मुताबिक इज्जत के साथ इस मुल्क में रहे। अब आप देखिए, जिस कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये नहीं कहा कि जी सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे बाकी सब नहीं, उन्होंने कहा मुसलमान अपनी इबादतें करें, मुसलमान अपने मज़हब को फॉलो करें, मगर उन्होंने कहा इस पाकिस्तान में जो भी रहना चाह रहा है, यानी कि अक़लियत के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि इनकी रिस्पेक्ट करें। ये देखिए इनकी सोच, और उनकी जो सोच, ये जो उन्होंने बात की है कि जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी का जो था कि जनाब
आप दूसरे को बालतर समझे। बेहतर समझे। अब कायदे आजम की सोच क्या थी ये मैं आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा था कि जनाब के यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, अब ये तीनों चीजें देखिए हर मजहब के अंदर बताई जाती है, ठीक है, और इन तीनों चीजों की वजह से क्या होगा, झगड़ा नहीं होगा। अगर आपके पास यूनिटी है तो आप स्ट्रांग होगे, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब से कई सालों से आप देखें झगड़े हैं, पॉलिटिकल लोगों के झगड़े चल रहे हैं, मजहबी लोगों के झगड़े चल रहे हैं, और ये झगड़े कायदे आजम ने क्या कहा था कि झगड़े नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की, आपको पता है जब वो बीमार हुए उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को इत्तला नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त वो स्ट्रगल का टाइम था, पाकिस्तान बन रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अपनी बीमारी के मतलब मालूमात लोगों को तक बता दिया तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के ऊपर या बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपनी जान की कुर्बानी दी। और जहां जहां देखे कायदे आजम ने ये जो अल्फाज है ना, ये हम यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन बच्चों को सिखाते हैं, उन्होंने अमलन करके किया, अमलन दिखाया। बिल्कुल सही। अच्छा नदीम भाई ये बताएं कि किसी भी हमारे लीडर को, जो सियासी कायदीन हैं हमारे, इनको अपने आप को कायद आज़म जैसा बनाने के लिए, या मतलब उनके जिस तरह उन्होंने सियासत की उस तरह सियासत करने के लिए अपने अंदर किन किन तब्दीलियों की, किस तरह के बदलाव को पैदा करने की ज़रूरत होगी? देखिए सबसे पहली बात तालीम। कायदे आज़म पॉलिटिशियन बनने से पहले बैरिस्टर थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे थे उस दौर में। अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ। देखिए मुझे इतना पता है कि मेरी नानी या नाना या दादी या जो उस जनरेशन के जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने अगर 2 जमातें में पढ़ी थी ना तो वो पता चलता था 2 जमातें पढ़ी हुई हैं उन्होंने। अगर प्राइमरी पास भी होते थे ना तो वो हमारे आज के इंटरमीडिएट ग्रेजुएट जितना वो शऊर रखते थे। तो उस दौर में उन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है, कहाँ कहाँ जाके। देखिए तालीम डिग्री नहीं होती, तालीम है नॉलेज, ठीक है। आप डिग्री लेके जाए और एक शख्स नॉलेज लेके जाएंगे, आप किसे पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नॉलेज वाले को। नॉलेज वाले को। हमारे यहाँ बच्चों को कहा जाता है पढ़ लो ताकि नौकरी मिल जाए, हाँ। पढ़ लो ताकि इस डिग्री को लेके कहीं नौकरी मिल सके तुम्हें। मगर अगर इस बच्चे को नॉलेज के बारे में हम डिग्रियों को छोड़ दे 2 मिनट के लिए और कहा बेटा पढ़ लो नॉलेज के लिए। हमारे एग्जामिनेशंस क्या होती है, रट्टा तोते की तरह रट रहे हैं। जब जो चीज़ समझ ही नहीं आ रहा तो उसका फ़ायदा क्या? हमारे लिए तो अल्लाह पाक ने हुक्म किया कि ये मैं कुरान शरीफ तुम्हारे लिए उतार रहा हूँ ताकि तुम इसे समझो, पढ़ो और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सको। हमारे यहाँ क्या है, हम पढ़ते हैं मगर समझते नहीं, समझते हैं मगर अमल नहीं करते। अब देखिए सियासतदान कायदे आज़म को अगर मैं कंपेयर करूं आज के सियासतदान से, कायदे आज़म बड़े इख्तिलाफ रखते थे मुख्तलिफ पार्टीज से, ठीक है, स्ट्रगल की और पाकिस्तान बनाया। मगर आपको पता है क्या बेस था? असल बेस था फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते थे, इल्ज़ाम तराशी नहीं होती थी। हमारे वो जब भी कायदे आज़म ने कहा, वो बड़े नॉलेजेबल आदमी थे, वो अपनी नॉलेज के साथ आते थे। और एक बात थे, अच्छा उन्होंने कभी अपने, हमने नहीं सुना उनकी स्पीचेस में अपने जो हरीफ थे उनके, वो किसी के बारे में ये बात की हो कि ये ऐसे हैं या ये उन्होंने सिर्फ अपनी बात की और इन लोगों की बात की जो उनके साथ खड़े थे। मतलब यही एक ग्रेट लीडर की मेरा ख्याल है निशानी हो सकती है। देखिए ग्रेट लीडर जो है ना, अगर मैं कहूँ सारी दुनिया में, ठीक है ना, जो ग्रेट लीडर्स हैं वो क्या है, मेरा तो ईमान है कि पूरी दुनिया में मेरा जो सबसे ग्रेटेस्ट लीडर है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उनके बाद अगर हम सियासतदानों में आते हैं, पॉलिटिशियंस में कायदे आज़म, ठीक है। और कायदे आज़म ने फॉलो क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। ये मैं आज आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, आप जरा देख लीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था जब दीन फैला रहे थे? उन्होंने सबको ज़बरदस्ती नहीं की, एक मिसाल बने थे। जब वो जहाँ जाते थे तो वो अपने ऐसे असरात छोड़ जाते थे
कि हर इंसान दीन की तरफ जाने लग जाता था। उनके कॉल और फेल में फर्क नहीं होता था, ठीक है ना। अगर जो चीज एक एक चीज उनका क्या था कि नुमाया तौर पे आप दिल में उतर जाते थे। उनका नजरिया था, वो जो भी फैसले करते थे वो उनकी जो नजरिए थे। हमारे यहाँ नजरिया बनाया नहीं जाता, हमारे यहाँ सियासतदान आपको इन्होंने जो कहा ना इनके मजहब में कि दूसरे को नीचे दिखा के ऊपर आना इनके मजहब में नहीं है। ये क्या कहते हैं कि आप अपने से बढ़कर आप कभी किसी सियासतदान से सुना है कि कहो कि जनाब वो वाले पार्टी जो है ना उसका ये वाला जो उन्होंने जो कानून बनाया बहुत अच्छा है। वो कहते हैं इस तमाम सारे गलत है, मैं सही हूँ। फिर नया हुकूमत आता कहते ये तमाम गलत है, मैं सही हूँ। 70 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं ना। अब देखिए हमने मुल्क के लिए पेट्रियोटिज्म पे हम बात नहीं करते हैं, हम पार्टी पे बात करते हैं। कायदे आजम क्या थे? कायदे आजम ने आपने मुस्लिम लीग में थे मगर सबसे ज्यादा नाम किसका लेते थे? पाकिस्तान का। पार्टी बाद में, पहले पाकिस्तान है। हमारे यहाँ आजकल ये मुल्क के हालात इसलिए हो गए कि हम पाकिस्तान को हमने बाद में रखा है और फलां पार्टी का मैं ज्यादातर हूँ, हम फलां पार्टी की वकालत कर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान मफादात जाती हो चुके हैं। देखिए यही बात है कि अगर पाकिस्तान के लिए सोचें, हमने अब माजरत के साथ पाकिस्तान का नाम, मजहब का नाम, मुख्तलिफ चीजें हमने इस्तेमाल किए मगर अमलन काम नहीं किया। पेट्रियोटिज्म इज मस्ट। स्कूल में बच्चों को एक सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दें पेट्रियोटिज्म के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, आप नॉलेज के ऊपर, तब जाके जो नया जनरेशन आएगा उसमें फिर आप तब्दीली देख सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस जगह पे बैठे हैं हमें चाहिए तब्दीली आएगी इन बच्चों से। यहाँ पे पेट्रियोटिज्म कायदे आजम को आप 25 दिसंबर हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कायदे आजम अगर ये सजाते हैं ना तो हम भी घर सजाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कायदे आजम का लीडर है। सही। और उसके अलावा भी बहसियत मुसलमान भी हमारे लिए आज का दिन जी सालगिरह है। तो हमें ये जो त्यौहार है ना 25 दिसंबर का बड़े जोश और खरोश से मनाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सुनील भाई, आप बहसियत पाकिस्तानी जो हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से किस तरह मुतासिर है? मैं चाहता हूँ कि आप भी बयान कीजिए। कायदे आज़म एक बहुत बड़े लीडर थे और उनकी जो सारी लीडरशिप है उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लेकर इस मुल्क की तश्कील की है। ख़ास तौर पर अगर आप कभी गौर करें तो ये मुल्क अक़लियतों ने मिल के बनाया है। बेशक सब ने मिल के बनाया जी, अक़लियतों ने मिल के बनाया। क्रिश्चियन जो हमारे लीडरान थे उनका तो बहुत रोल रहा है कायदे आज़म की लीडरशिप में। लेकिन जो कायदे आज़म की शख्सियत थी उसका एक जो बड़ा फ़र्क पहलू है वो ये है कि वो सबको साथ चला रहे थे और अपना घर तो बना रहे थे लेकिन बाकी घरों को भी वो इक्वल ही ट्रीट कर रहे थे। सर इसलिए तो कहते हैं कि हम सब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। मतलब कितना क्लियर बात कर। वही बात मैंने आपसे कहा ना, कोई पॉलिटिशियंस नहीं अपने लोगों को डिवाइड करते। और इधर हमसे कोई पूछे कि आप कौन अपना भाई आपका कहते मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पंजाबी, मैं मुहाजिर हूँ, मैं और तो और मैं गुजर हूँ, मैं जट हूँ। यही बात है। और उसके बाद वो कहते हैं जनाब मैं फलां पार्टी का हूँ, मेरी पार्टी को कुछ नहीं कहना। ये पार्टीज़म बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल। ये तो किसी और सियासतदान का नारा नहीं लगा दिया आपने। ये नारा काश के अमल हो जाता। देखिए बात वही है, मैंने आपसे कहा ना, हर कोई हम रियासत मदीना की बातें करते हैं, हम कभी कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अमल के ऊपर अगर हम आ जाएं, देखिए कायदे आज़म ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, जो पढ़ा, जो चीजें जो पढ़ के सीखते हैं ना तो वो अमल की किया। बिल्कुल सही बात है। जितने हमारे यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, इंक्लूडिंग हम लोग खुद भी, हमें सबसे पहले तो अपनी
शख्सियत में सादिक और अमीन होना जो है ना, ये पैदा करना पड़ेगा कि हम वाकई उनका जिक्र करते हैं, बताते हैं उन जैसे हैं, तो फिर सच्चे भी तो हों उनके रास्ते पे चलने वाले, हम उतने ही ज़्यादा अमीन भी तो हों। मगर हमारे मसाइल ही हैं। बुनियादी मसला क्या है कि कोई सच नहीं बोलता, अपने आप के साथ भी हम लोग सच नहीं बोलते हैं। और अमीन, अमानत, करप्शन में हमारा पूरी दुनिया में जितना नंबर है वही हमारे लिए काफ़ी है। और इंसाफ और अदल के हवाले से हम जहाँ पे स्टैंड करते हैं वो भी हमारे लिए बड़ा एक सोचने का मुकाम है। खैर सुनील भाई, ये बताएं कि ये जो क्रिसमस ट्री होता है ये इतना खूबसूरत क्यों होता है, और इसका जो तारीखी पस मंज़र है वो क्या है? देखिए, इस पे डिफरेंट रिवायात मौजूद है। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि लीडिंग कंट्रीज का कल्चर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो रिवायात कुछ ऐसे हैं कि फ्रांस में ये दरख्त होता है और वहाँ पर उन्होंने इसे डेकोरेट करना शुरू किया और फिर ये ट्रेडिशन पूरी दुनिया में फैला। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ इसमें अगर आप देखें तो कुछ गिफ्ट भी लटकाए होते हैं। तो गिफ्ट शेयर करना क्रिसमस पर एक बड़ी अच्छी रिवायत है। और तोहफे तोहफ़ देने चाहिए। वो हमें भी ये बताया था कि तोहफे तोहफ़ देने से मोहब्बत बढ़ती है। जी, बिल्कुल मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन रीजन फॉर द सीजन इज जीसस क्राइस्ट। तो ये बाकी सारी चीजें इजाफी हैं, लेकिन जहां अच्छी चीजें मौजूद हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, अब हम पाकिस्तान की मजमूई तौर पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम सबका एक रोल है कहीं ना कहीं बेहतरी में, लेकिन उसे हम प्ले कर रहे हैं या नहीं। अब चूंकि मैं इस वक्त मजहब की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो हर कोई अपने तौर पर बहैसियत मजमूई में ये अर्ज करूंगा कि हम कहते हैं हम मोमिनीन हैं, मुकद्दसीन हैं, लेकिन मोमिन अगर हैं तो ये सवाल जरूर उठाएं क्यों है। अच्छा, मोमिन आप इसलिए हैं कि फिर मोहसिन बनना है, और मोमिन से मोहसिन, असल में जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो मोमिन से मोहसिन बनने की है। अच्छा, ये क्रिसमस में हम जो गिफ्ट शेयर करते हैं वो ये है कि किसी के लिए आपने कुछ करना है, तो अपनी खुशी को दूसरे के साथ बांटना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आपकी खुशियों का सेंटर सिर्फ आप हैं तो फिर शायद आप क्रिसमस मिस कर रहे हैं ना, फिर क्रिसमस मिस करें, और फिर अभी आपको मजीद बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। फिलहाल मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रेक का वक्त हो गया। एक ब्रेक के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज बर्थडे सेलिब्रेशंस जो हैं वो हो रही हैं। और ये बर्थडेज हैं, सबसे पहले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जीसस क्राइस्ट की, और दूसरी जो बर्थडे है वो हमारे एक अजीम सियासी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की है। मेरे साथ आज जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों से आज के मतलब दिन के हवाले से जो है वो पैगाम भी लिया जाए। तो आप पाकिस्तानी कौम को और जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर प्लीज़? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर अली और जॉन का झगड़ा होता है या अली और राम का झगड़ा होता है तो उसे मजहबी झगड़ा ना कहें, ये इंडिविजुअल झगड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। लोग क्या करते हैं, इसको मजहबी रंग दे देते हैं और फिर दुश्मनियां, नफरत इस मुल्क में फैलाते हैं ताकि बाहर के ममालिक में ये कह सकें कि जनाब ये जुल्म हो रहा है। यहाँ दो लोग लड़ते हैं, मगर आम तौर पे देखा जाता है 99%, 99.99% इस मुल्क में, पाकिस्तान में हर शख्स को हम आज़ादी देते हैं कि वो अपने मुताबिक जिंदगी बसर करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सुनील पतरस साहब, आप क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से? देखिए, हमारे मुल्क में जो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त वो ये है कि जो मोहब्बत हमारे आम जिंदगी में मौजूद है उसे ही हम बढ़ाएं।
और हमारे लीडर मुल्क के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे जहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो जब सबके लीडर थे तो हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। ऑलरेडी हम रह रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा या कोई मसला हो जाता है तो उससे शायद रिलीजन से जोड़ा जाता है, लेकिन हम मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को देखते हुए इस बात को भी सीखे कि ये असल में साजिश भी फिर मज़हब के खिलाफ होती है। आज वो ममालिक जहाँ एथीज़म और दीगर मसाइल है वो फिर मजहब को ही मसला समझते हैं लोग। जी 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 जी, हालांकि मजहब मसाइल का हल है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे ये देखिए मसाइल मुआशी कम और इखलाकी ज्यादा है, ऐसे ही तो उसमें हम जो मानते हैं फिर उसको अमल में लाएं। बिल्कुल सही सर। मैं यहाँ पे आप दोनों की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये इसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि कोविड के दिनों में जब सारे फलाही और रफाही इदारे एक दूसरे की मदद करने के लिए बाहर निकले हुए थे, तो उस वक्त भी इसी तरह की कोई एक आध खबर जो है वो बाहर फैलाई गई थी कि इन्होंने तफरीक रखी गई है। ठीक है, कहीं हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, मगर वो असल तस्वीर वो नहीं थी, हर जगह की तस्वीर वो नहीं थी, है ना। और भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। हमें कोई भी बात को आगे फैलाने या बढ़ाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कहीं इससे कोई गलत तासुर तो नहीं जा रहा। हमारी वो जो मोहब्बतें हैं, हमारे जो एक रवादारी और जो रिश्ता है आपस में पाकिस्तानियों का, कहीं वो तो मुतासर नहीं होगा, कहीं दुश्मन तो इसका फ़ायदा नहीं उठा लेगा। तो खैर आज के इस प्रोग्राम को हम अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से जो भी आपको अपना फीडबैक वगैरह देना हो, उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe आप ज़रूर आप अपनी राय दीजिएगा। बाकी मेरी जानिब से, इस चैनल की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से आप सबको एक दफ़ा फिर से दिल की गहराइयों से जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। ये मसीही बहन भाई उनके लिए ख़ास पैगाम है, और कायद आज़म का यौम विलादत है, ये भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने बच्चों को आप ज़रूर कायद आज़म के बारे में और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताइएगा। हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे केक कटिंग से, और ये केक काटना जो है ये एक खुशी का इजहार है। तो मैं चाहूँगा सर, आप यू आर द चीफ गेस्ट सर, आप सर केक को काटें, और इसी के साथ इजाज़त भी चाहते हैं आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह सर।